बस आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत कर रहे हैं मुख्य सेवक सदन में मुख्य सेवक उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां बजते रहें और आपसे निवेदन, दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। समाज कल्याण की वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, उसको अमली जामा पहनाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उस सोच ने दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, माननीय विधायक कैंट सविता कपूर जी, माननीय विधायक खजानदास जी, मेयर साहब। तालियां बजती रहें, आप इस बात के साक्षी हैं। एक बहुत अच्छी सोच के साथ एक कार्यक्रम आप लोगों के बीच में। हमारे सभी अतिथि मंच पर अपना स्थान लेंगे। और काफी समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा समाप्त हुई। एक बार जोरदार तालियां मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी और बहुत महत्वाकांक्षी सोच जिनके लिए योजनाएं बन रही हैं, जिनके लिए योजनाओं का सृजन हो रहा है, उन लोगों से बात की जाए। और ये 13वां संवाद 13वीं सीरीज के रूप में आज आपके बीच में समाज कल्याण विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाएं। मैं निवेदन करूंगा सचिव समाज कल्याण डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। बहुत महत्वाकांक्षी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है विभाग को। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहें। हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सराहनीय सोच के लिए। मैं निवेदन करूंगा निदेशक समाज कल्याण श्रीमान चंद्र सिंह धर्मशक्ति सर से माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। आपकी जोरदार तालियां बजते रही। आपकी ओर से भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। माननीय मेयर साहब हमारे बीच में हैं। माननीय मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत। अपर सचिव समाज कल्याण प्रकाश चंद जी आपका स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजती रहें। माननीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद शांति मेहरा जी हमारे बीच में हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत। अपर सचिव सर से निवेदन रहेगा कि साथ ही मैं निवेदन करूंगा निदेशक जनजाति कल्याण विभाग श्रीमान संजय टोलिया सर से माननीय विधायक खजानदास जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। निवेदन करूंगा संयुक्त निदेशक समाज कल्याण गीताराम नौटियाल जी से कि आप भी मंच पे आएंगे और माननीय विधायक कैंट सविता कपूर जी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां संयुक्त रूप से हमारे सभी अतिथियों के लिए। बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और एक बार फिर से आपको बता दूं, 13वीं सीरीज के रूप में यह कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है और एक बहुत अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत करते हैं। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा सचिव समाज कल्याण डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी जी से इस कार्यक्रम की रूपरेखा, इस कार्यक्रम पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। एक बार जोरदार तालियां सचिव सर। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन आदरणीय अतिथिगण, प्रदेश से दूरस्थ क्षेत्रों से पधारे लाभार्थी जन, समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण, मीडिया मित्रों और सभी सम्मानित महानुभावों का
मेरा सादर नमस्कार। प्रदेश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग जनों के सम्मान में आयोजित इस अभिनव प्रयास हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सौभाग्य से समाज कल्याण मंत्री का प्रभार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होने से समाज कल्याण विभाग अपनी पूरी क्षमता से समाज के कमजोर आय वर्ग वाले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों का अपनी योजनाओं का लाभान्वित कर रहा है, जिसका परिणाम विपरीत मौसम में भी प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से उपस्थित हमारे वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन है। मैं आपका सबका दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस प्रदेश, इस देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका मुझे मिला है। हाल में ही मैं भारत सरकार से वापस आया हूं अपनी सेवाएं यहां देने के लिए, और जब यहां पे सचिवालय में आया हूं तब मुझे बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग जो है समाज कल्याण वो मिला है। एंड जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को औपचारिक रूप से जब मिला था तब आपने मुझे ये कहा, समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों तथा वंचित एवं शोषण वर्गों के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। तो मैं इसको अपने दिल में लिया था। एंड जब मैं अपना समाज कल्याण विभाग अधिकारी के बारे में जब एक मीटिंग रखा था तब यह कहा था कि मुख्यमंत्री जी का मंशा ये है, और उन्होंने मुझे ये कहा है, जहां कम है वहां हम हैं। जहां कम है वहां कम है। संविधान, आप सभी को पता है, संविधान सभी को जीने का हक दिया है, मगर डिग्निटी से, गरिमा से जीने का हक कौन देता है? जीने का हक, ये गरिमा से जीने का हक हमें दिलवाना है, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारी वर्गों को दिलवाना है। ये हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस विभाग में हैं, और सबका गरिमा और सबका सुरक्षा और सबका अवसर कमजोर वर्गों का मिले, तो हम ऐसा देवभूमि उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग करता है। समाज कल्याण विभाग का लाभार्थी जो है, किसी वजह से कमजोर, हर एक कोई व्यक्ति किसी वजह से कमजोर हो सकता है। मैंने अभी बताया था कि जहां कम है वहां हम है, जहां कमजोरी है वहां समाज कल्याण का सहारा है। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, आर्थिक सहायता हो, सामाजिक सुरक्षा हो, स्माइल प्रोग्राम हो या नमस्ते प्रोग्राम हो, शादी अनुदान हो, जो कोई भी हो, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा सीएम साहब का मोटिवेशन जो प्रेरणादायक हमारे बताने वाले बताते हैं, जब हम सब सचिव लोग इकट्ठा होते हैं, विकल्प रहित संकल्प लेना है कि उत्तराखंड को
पूरा भारतवर्ष में नंबर 1 बनाना है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग द्वारा तैयार एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आपका आज्ञा हो तो मैं वो वीडियो प्लीज चला दीजिएगा। मित्तर सिंह मेरा नाम है जी। समाज कल्याण से पेंशन मिलती है जी। 1500 रुपए मेरे को मिलते हैं, 1500 घरवाली को। उसी में गुजर होती है जी हमारी। ये भरोसा यूं ही नहीं आया है, ये संभव हुआ जब सरकार ने हाथ बढ़ाया है। कहते हैं एक अच्छा समाज वो होता है जिसमें हर व्यक्ति अपनी जिंदगी सम्मानजनक तरीके से जिए। कोई ऐसा ना हो जो पीछे छूट जाए। जिसे जरूरत है एक सहारे की, एक ऐसा सहारा जो ये भरोसा दिलाए जहां कुछ कम है वहां हम हैं। और ये सहारा बना है उत्तराखंड का समाज कल्याण विभाग, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को वित्तीय और सामाजिक मदद देकर जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने में जुटा है। वृद्धावस्था उम्र का ऐसा पड़ाव होती है जहां सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से हर महीने 1500 रुपए की पेंशन दी जाती है। आज पात्र पति पत्नी भी सार्वभौम पेंशन के हकदार हैं। 3000 रुपए की मासिक पेंशन राशि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। 4000 रुपए प्रतिमाह से कम आय वाले 60 साल से अधिक आयु के लोग इस पेंशन के हकदार हैं। उत्तराखंड में 5,74,247 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वृद्धा पेंशन मिलती है मेरे को भी, मेरे पति को भी 3000 रुपये महीना मिलता है, दोनों को। उसी से हमारा गुजारा बढ़िया चल रहा है अपने गाँव में। समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दिव्यांगजन। आर्थिक कमजोरी उनकी राह में रोड़ा न बने, इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में 18 साल से अधिक आयु के दिव्यांगों को 1500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। राज्य में 85,620 दिव्यांगों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से 18 साल से कम आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए 700 रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाता है। 6,784 दिव्यांग बच्चों तक यह राशि पहुंच रही है। प्रदेश में 21 साल से अधिक आयु के 124 लोगों को गौना पेंशन दी जाती है। हर महीने 1200 रुपए की राशि उन्हें नियमित रूप से मिल रही है। राज्य में 7,841 महिलाओं को 1200 रुपए की परित्यक्ता पेंशन भी दी जा रही है। मेरे पति ने मुझे बहुत समय से छोड़ रखा है। पिछले साल से मेरी पेंशन लगी है 1200 रुपए, उससे मेरा थोड़ा गुजर बसर हो जाता है। उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कृषि काम के दौरान हुए हादसे में 20 से 40% की दिव्यांगता होने पर तीलू रौतेली पेंशन के तहत 1200 रुपए प्रतिमाह का प्रावधान किया है। इस समय 2042 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। यह अपनी तरह की अलग योजना है। दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र यानी DDRC स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी ID बनाए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में विभाग द्वारा वरिष्ठजनों के हितार्थ, उनके सुरक्षा के लिए, उनके लिए विभिन्न योजनाएं विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 4 जनपदों में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और हल्द्वानी में इसका संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में DDRC के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित किया जा रहा है।
जिसपे लगभग 1 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को अब तक यूडीआईडी कार्ड निर्गत किया जा चुका है। समाज कल्याण विभाग दिव्यांगों के लिए कई अन्य योजनाएं भी संचालित कर रहा है। इसमें दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर 25,000 रुपए का दिव्यांग दंपति प्रोत्साहन अनुदान शामिल है। 1500 रुपए मुझे दिव्यांग पेंशन मिल रही है। 2022 में हमारी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड भी दिव्यांग है, मैं भी दिव्यांग हूँ, और हमें जो है समाज कल्याण से 25,000 रुपए अनुदान मिला था। सीएम साहब का मंशा ये है कि कोई भी सीनियर सिटीजन वृद्धावस्था पेंशन से ना छूटे। तो हमें ये डिक्टम या एक प्लेज दिया गया है कि हर एक सीनियर वृद्ध जीवी को हम वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित करें, कवर करें। नो एलिजिबल पर्सन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। वी वांट टू मेक ए सशक्त उत्तराखंड। इसीलिए हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर से, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से, ओल्ड एज होम्स है, एंड हम ये देखना चाहेंगे हर एक व्यक्ति उत्तराखंड का नागरिक डिग्निटी से अपना जीवन जिए। वो कहते हैं ना, रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों के पीछे कोई सहारा होता है। समाज कल्याण विभाग का यही सहारा समाज के कमजोर वर्ग को बेफिक्री के साथ जीने का भरोसा दिलाता है। अंत में मैं यही आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सब आपकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का परिणाम है। हमें विश्वास है कि आपके मार्गनिर्देशन में सामाजिक सुरक्षा केवल सहायता तक सीमित नहीं रहेगी। समाज कल्याण विभाग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित एक सशक्त, समावेशी और गरिमामयी समाज का निर्माण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब हेलो, धन्यवाद सर। जहां कम है वहां हम है, इस संकल्प के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और संकल्प के साथ उस टारगेट के कितने नजदीक हम पहुंचे हैं। आइए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रस्तुतिकरण अपर सचिव समाज कल्याण प्रकाश चंद जी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के युवा और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी तथा नगर के महापौर, माननीय विधायक कैंट और माननीय विधायक राजपूत क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के माननीय दोनों उपाध्यक्षगण और यहाँ पर उपस्थित दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड और अन्य हमारी समितियों के सदस्य और सभी आज के सम्मानित हमारे वरिष्ठ नागरिक और प्रदेश के दिव्यांगजन। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कई अभिनव कार्य इसमें किए गए हैं, मैं उस पर जरा फोकस करना चाह रहा हूं। जैसे आज की तारीख में जो समाज कल्याण है, एक समय थे कागज के पुलिंदू से हम लोग चलते थे, अब 1 क्लिक के माध्यम से हर माह के 5 तारीख से पूर्व आपके खातों में पेंशन आ जा रही है, जिससे बिचौलिए और एकदम पारदर्शिता के कारण आप लोग को पेंशन का भुगतान हो जा रहा है। ये नई पहल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डिजिटल इंडिया है उसके कंसेप्ट को भी साकार करती हुई और पूर्ण तरह से पारदर्शिता के साथ आप तक पहुंच हो रही है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा अभी प्रेजेंटेशन में था कि दोनों वृद्ध दंपति अगर दोनों 60 साल से ऊपर हैं, दोनों को पेंशन के प्रावधान है। विगत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली थी जो राज्य में 14 साल बाद हो पाई थी एट्रोसिटी की। उसमें उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी और बड़े दृढ़ता से स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हम लोग 60 साल का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग ने एक निर्देश मानते हुए
एक अभियान चलाया है जिसमें 59 साल के होते ही वो आवेदन कर सकते हैं और 60 साल के होते ही उनको पेंशन मिल जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के 11 महीनों में लगभग प्रदेश के 300 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको उनके जन्म तिथि वाले जो महीने में 60 वर्ष पूरे होते ही उनको पेंशन स्वीकृत की गई है उसमें। इसके अलावा अभी मैं ये भी देखूंगा कि अभी 2006 में एक जीवो था जिसमें हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं जो विभिन्न आयोगों के, उनको 6,000 रुपए का ही एक मानदेय दिया जा रहा था जो आज की परिस्थिति में बिल्कुल अप्रासंगिक टाइप का था। तो हमने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया। उनने तत्काल इसको चेंज करते हुए अब सभी को करीब 25,000 रुपए मासिक उनको मानदेय मिल रहा है। इसी तरह से राज्य को गठन हुए हमारे 25 साल हो गए हैं, तो हमारा एक उपेक्षित वर्ग है ट्रांसजेंडर, जिनको हम लोग किन्नर कहते हैं, उनका ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन की भी जो है कार्रवाई हमारे यहाँ पूरी कर ली गई है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही दिशा निर्देशन में हो पाया है। सबसे बड़ी बात है, पेंशन से ही काम नहीं चलता है। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। इस बात के लिए हमारे प्रदेश में इस समय हर जिले में वृद्धावस्था एवं अशक्त जन केंद्र बनाने की मुहिम चली हुई है। चंपावत में इस समय ये निर्माणाधीन है। चमोली और बागेश्वर में हमारे विभिन्न केंद्र चल रहे हैं। देहरादून और उत्तरकाशी में भी इनका जो है प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक आवश्यकता होती है जो 60 साल के बाद जो देखभाल की, मोतियाबिंद की, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जो प्रदेश के हमारे पेंशन धारक हैं उनके मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के लिए अस्पतालों में निःशुल्क सहायता और उन्हें घर से वहां तक लाने के लिए समाज कल्याण विभाग अपना कार्य कर रहा है। और इसके साथ ही हमने देखा कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, एएनएम होते हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताएं कुछ और होती है। इसलिए हम लोग जेनेटिक केयर एक कोर्स होता है, उसमें हमने 20 मास्टर ट्रेनर तैयार कर लिए हैं जो इनकमिंग फ्यूचर आगे जेनेटिक केयर के उनको लाभार्थियों को ट्रेन करते हुए आप लोग की देखभाल के लिए और अपना योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त हमारा जो दिव्यांगजन है उसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता बहुत गहरी है। और इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि 25 वर्षों में पहली बार यहाँ पर दिव्यांगजनों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है दिव्यांगजन आयुक्त में। और इसके अलावा जो दिव्यांगजन आयुक्त अभी तक किराए के भवन में चल रहा था, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भवन की स्वीकृति दे दी है। और अभी विगत वर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांगजन समारोह में अपना अमूल्य समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और एक घोषणा भी की थी उसमें कि 3 दिसंबर 2025 तक सभी दिव्यांगजनों को निःशुल्क उनके सहायता उपकरण उपलब्ध करा देंगे। माननीय महोदय, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि हम लोग इसके लिए एक सर्वे कार्य भी कर रहे हैं ताकि कोई दिव्यांगजन हमारे छूट न जाए और इस दिव्यांग दिवस तक हम लोग अपने सभी जो दिव्यांगों को उनके जो सहायता उपकरण है उनको उपलब्ध करा देंगे। शिक्षा एक बुनियादी नींव है जिससे किसी भी समाज को सशक्त किया जा सकता है। मैं जो सामने प्रेजेंटेशन में आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है। एक पहला इंटर कॉलेज यहाँ पर हरिद्वार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलमों से ही इसका शिलान्यास हो चुका है और मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंतर्गत यह भव्य भवन बन करके प्रदेश की सेवा में समर्पित होकर के छात्रों को एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण देने के लिए तैयार हो जाएगा। आज की तारीख में समाज कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 1.5 लाख लोगों को छात्रवृत्ति की सुविधा दे रहा है। इसके अलावा सर, आपने जो खेल महाकुंभ का आयोजन किया था, हमारे इन्हीं 14-15 छात्रावासों में रहने वाले बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था और 82 छात्रों ने इसमें मेडल लिए थे। मैं इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं सर। बस लास्ट में एक जो है नशा मुक्त उत्तराखंड, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की संकल्पना की है और 13 अगस्त को मैं पूरे भारत में जो हमारा एक वेबसाइट ऐप है उसमें देख रहा था, मात्र 2 मुख्यमंत्रियों ने इसमें राष्ट्रीय अभियान में इसमें सब आगे बढ़ करके प्रतिभागिता की थी। उसमें एक हमारे मुख्यमंत्री जी थे और एक मध्य प्रदेश के। और इस समय हम लोग नशा मुक्त बनने की ओर अग्रसर हैं और चीफ सेक्रेटरी हर महीने में कम से कम 2 बार इसकी बैठक लेते हैं और इसके अंतर्गत जो हम लोग पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जो केंद्रों का संचालन कर रहे हैं और बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज में इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। विभाग की रीढ़ कही जा सकती है इसके मानव संसाधन। विगत 4 वर्ष के अपने स्वर्णिम कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 59 लोगों को तैनाती दी है और
ये सभी अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए एक अच्छे विभाग के रूप में हमारे विभाग को संचालित कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपर में समाज कल्याण विभाग की अभिव्यक्ति है जो लगातार दृश्यमान होती है। इसके अलावा हम लोग अब जैसे मैंने कहा था कागज के पुलिंदू से डिजिटल से क्यूआर कोड में आ गए हैं। ये जो 4 क्यूआर कोड हैं इसको कोई भी अगर स्कैन करेगा डिपार्टमेंट की, इसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो ऊपर भी है ये एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए शपथ कार्यक्रम है तो उसका भी क्यूआर कोड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जब भी समाज कल्याण के लिए किसी भी बात के लिए आग्रह किया, मैंने ये देखा सर कि मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर वो प्रोजेक्ट हमारे सैंक्शन हो गए आगे। मैं इस बात के लिए आपका हार्दिक आभार देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्रस्तुतिकरण को मौका मिला। धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि कितने सरल तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है लाभार्थियों तक। और अब आते हैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य आकर्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। तो आइए इस अंक में चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस कार्यक्रम के लिए, सुंदर सी पहल के लिए। और अब वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। और इस कड़ी में पहला नाम हम ले रहे हैं जनपद देहरादून से नवीन सिंह चौहान। दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन हैं। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा नमस्कार। मैं नवीन सिंह चौहान देहरादून से। मेरा जो सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी वो ये है कि जैसे कि सरकार द्वारा जो योजना जो चलाई जा रही है दिव्यांग व्यक्ति से जो विवाह करने पर जो 25,000 रुपए की जो अनुदान धनराशि जो दी जा रही है और जो समाज कल्याण द्वारा जो चलाई जा रही योजना जो अन्य योजना है जो अनुदान योजना है जिसमें 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, तो हम दिव्यांग समाज ये आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने पर जो 25,000 रुपए दी जा रही है, हम आशा करते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद। नवीन जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और अच्छी बात, अच्छा सुझाव दिया है। दिव्यांगजनों के विकास के लिए और उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं लगातार। अभी जैसा डायरेक्टर ने पूरे अपने संबोधन में, अपने प्रस्तुतिकरण में सारी बातें बताई हैं, मैं प्रत्येक वर्ष प्रयास करता हूं कि दिव्यांगजनों के कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हूं और उनसे जुड़े हुए जितने भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं पर काम करूं, उनके लिए हर संभव जो सुविधा हो सकती है उसको करें। और अच्छा है समाज कल्याण विभाग 50,000 देता है। हम जल्दी जो है इसको भी जो है ये जो धनराशि है, प्रोत्साहन धनराशि दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर, इसके प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपये से 50,000 रुपये शीघ्र इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जल्दी जो है इसको ये सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांगजनों से विवाह करने पर 50,000 रुपये की धनराशि दी जाए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर से आपको ले चलते हैं जनपद देहरादून। वृद्धजन हैं श्री बचन सिंह। मैं बचन सिंह वृद्धजनों की ओर से अपनी सरकार एवं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने हमारे जो है पेंशन दी है, मियाँ बीवी को दोनों को दी है। मैं सरकार से चाहता हूँ कोई ऐसी योजना चलाए कार्यालय द्वारा कि जो जैसे वृद्ध है, कोई असहाय है, उसके साथ कोई नहीं है, ले जाने वाला हॉस्पिटल ले जाने वाला, कोई कार्यालय द्वारा ऐसी व्यवस्था हो कि उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, उसे सुविधा का लाभ मिले। धन्यवाद। बहुत ही चूँकि आपकी नहीं, ये जो है पूरे राज्य के अंदर बचन सिंह जी ये समस्या, बचन सिंह जी मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर। आपके साथ साथ सभी लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? जी। आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। अरे वाह, आप लोगों की आवाज़ जोर की आई, इसका मतलब सब आसानी से सुन पा रहे हैं ना? जी। सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। क्या इधर से कहा है नहीं सुन पा रहे? नहीं सुन पा रहे। चलिए, बचन सिंह जी ने कहा कि जो है हर महीने जो है हर हफ्ते वृद्धाश्रम का इसका भुगतान हो रहा है जी। उसके लिए आपने हमारा सरकार का धन्यवाद किया है जी। और इसके साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन के साथ अन्य भी कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिनमें उनकी देखभाल है, उनकी देखभाल के लिए विशेषज्ञ ट्रेनिंग जो प्रशिक्षित लोग हैं उनकी
उनको भी तैयार करना है, तो और जिससे कि हमारे वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं मिलें। तो मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार के सहयोग से समाज कल्याण विभाग द्वारा 2024-25 में राज्य में जो जेरियोट्रिक केयर यानी जरा चिकित्सा सुविधा की ट्रेनिंग प्रदान करना हमने प्रारंभ कर दिया है। और इसके अंतर्गत जो है हमारे वृद्धजन हैं उनकी देखभाल की जाती है। विगत वर्ष 20 व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिया गया है और हमारे राज्य में हमारे वृद्धजनों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है और इसको देखते हुए हमारी सरकार ये जो जरा चिकित्सा सुविधा है इसके क्षेत्र में और भी अधिक युवाओं को तैयार करना हमारा संकल्प है। हम और अधिक युवाओं को तैयार करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि हमारे वृद्धजनों की सहायता करने के लिए हमें ट्रेंड स्किल्ड ऐसे युवा मिले जो आसानी से उनकी मदद कर पाएँ, उनको जो है सभी प्रकार की सुविधाएं दे पाएँ। इसके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद बचन सिंह जी। और आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको लिए चलते हैं नैनीताल। नैनीताल से हैं वृद्धजन श्रीमती आशा तिवारी। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। माननीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी, आपको मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मैं वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों को कई बार कुछ कृत्रिम सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता के स्टडी वॉकर को खरीदने के लिए शायद कोई पैसे नहीं जुड़ पाते। इस वजह से ऐसे मामलों के लिए क्या कोई सुविधा हमें उपलब्ध करा सकते हैं? क्या नाम बताया था आपने? श्रीमती आशा तिवारी। आशा जी? जी तिवारी। अच्छा, आशा जी नैनीताल से ना? हाँ जी। कहाँ पर हैं आप? मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा पीछे, ओह उधर। चलिए बहुत अच्छा आशा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शारीरिक रूप से कमजोरी आना ये स्वाभाविक है और ये प्रकृति का भी नियम है। और ऐसे में जो सहायक उपकरण है उनको क्रय करना, उनका उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें भारत सरकार की जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है उसका एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्धजन हैं जिनकी आयु बढ़ जाती है, उनको सहायक उपकरण दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में देहरादून में जो हमारा शताब्दी अस्पताल है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र की एक वहाँ पर शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को जो कृत्रिम अंग हैं वो दिए जाने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को जो हमारे जिनकी आयु बढ़ रही है उनको सहायक उपकरण दिए जाने की व्यवस्था यहाँ पर शताब्दी अस्पताल में की गई है। और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य के अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के जो उपकरण हैं, पीएम दिव्यासा केंद्र, ये अन्य स्थानों पर भी खुलें। जैसे देहरादून में हमारा शताब्दी अस्पताल में खुला है, हमारा समाज कल्याण विभाग उस दिशा में प्रयास करेगा और दिव्यांग और वृद्धजनों को अधिक से अधिक सहायता इससे मिल पाएगी। साथ ही 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर ये घोषणा की गई थी कि राज्य के समस्त पात्र दिव्यांगजनों को एक विशेष कैंप लगाकर उनको सहायक जो कृत्रिम उपकरण हैं उनको निःशुल्क अंगों का वितरण भी किया जाएगा। इसमें भी हमारी कार्रवाई होगी। और हमारे सचिव यहाँ पर हैं श्रीधर बाबू अदांकी जी, इनके आने के बाद विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं और हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, जानते हैं। और मैं भी महसूस करता हूँ कि ये
बहुत ज़रूरी है। हमारे जो जिनकी उम्र बढ़ती है उनको इस प्रकार के अंगों की आवश्यकता है, उनके जीवन में हम कुछ दे पाएँ, उनके लिए हम कुछ सहायता कर पाएँ। तो निश्चित रूप से मैं तो ऐसा मानूंगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और भगवान साक्षात रूप से नहीं होते हैं, लेकिन हम ऐसे सभी ज़रूरतमंद जो हमारे वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनकी मदद कर पाएँ तो सचमुच में हमको नारायण की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, सीनियर सिटीजन, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा और हर ज़रूरतमंद तक पहुंच रही है उत्तराखंड सरकार। आइए वृद्धजन जो हमारे बीच में हैं टिहरी गढ़वाल से श्री परशुराम उनियाल। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सिद्धामेश जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप जी का ये प्रयास, विभाग के द्वारा हमें बुलाया जाना, मैं विभाग का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर उनियाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी, परसों मान्यवर, राज्य में कई वृद्धजनों को धीरे धीरे जो है सामाजिक बदलाव का परिवर्तन देखते हुए जो है वृद्धजन वृद्धा आश्रमों की ओर जो है ताक लगी है कि ताकि जो है हमें इसका लाभ मिल पाए। और हम लोग जो हैं आपसे यही जो है हमारा निवेदन है और प्रश्न भी कर रहे हैं कि जो है सरकार इस बारे में जो है क्या जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में तो जो है सरकार वृद्धाश्रम संचालित कर रही है, लेकिन जो है मैदानी जनपदों में भी जो है सरकार जो है इसका लाभ दे ताकि जो है वृद्ध लोग, वरिष्ठ नागरिक जो है इसका लाभ ले सकें। साहब धन्यवाद। परशुराम जी ने पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है या सरकार क्या सोच रही है, इसके बारे में हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं परशुराम जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बागेश्वर में, चमोली में और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून के रायवाला में भी मैदानी क्षेत्र में आपने बात की है, तो रायवाला क्षेत्र में भी एक वृद्धाश्रम भवन बन चुका है वो। और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि उधम सिंह नगर के केंद्र रुद्रपुर में भारत सरकार के सहयोग से एक मॉडल वृद्धाश्रम का भवन भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा। और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कल्याण के सभी महानुभावों से, परिषद के सभी महानुभावों से, हमारे यहाँ पर नवीन वर्मा जी भी हैं, शांति मेहरा जी हमारी यहाँ पर हैं, दीदी है ना, इनसे कि जनपद के जो हमारे जिलाधिकारी हैं तथा उप जिलाधिकारी हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा उन सभी से अनुरोध कर लें कि यदि कोई भी वृद्ध व्यक्ति वृद्धाश्रम में रहने के लिए अनुरोध करता है तो उनको वृद्धाश्रम में प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और कहीं भी जो है किसी भी प्रकार से उनका प्रबंध करना हो, व्यवस्था करना हो, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सरकार उसके लिए जो भी धनराशि व्यय होगी या जो भी संसाधन लगेंगे उसको हम हर हालत में संचालित करेंगे। हर हालत में किसी को भी, एक भी वृद्ध को हम जो है ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। हमारे परिवार के लोग हैं, उनके लिए समस्त प्रबंध करना, उनको वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था करना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसको हम करेंगे। सर नोटेड सर। अभी आप जैसा निर्देश दिए थे सर, हमारा हर एक
जनपद में ये वृद्धावस्था ये होम हो, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं सर। अभी अल्मोड़ा चंपावत में भी नवीन वृद्धाश्रम निर्माण गतिमान है सर, एंड सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक वृद्धावस्था होम रखते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनपदों में बना दीजिए इसको, एक आज घोषणा कर देते हैं कि सभी जनपदों में भारत सरकार, जैसे हमारा चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में ऑलरेडी है, उधम सिंह नगर, देहरादून में रायवाला में बन गया है भवन, और रुद्रपुर में हमारा मॉडल बन रहा है भारत सरकार के, उससे बनेगा। जो अल्मोड़ा चंपावत में भी बन रहा है, अल्मोड़ा चंपावत में बन रहा है। तो जो बचे हुए हमारे और जो 6 जनपद हैं, तीन चार ही मिलते हैं, उनको भी बना दें, उनको भी एक जो है हम लोग बना देंगे। आगे जो है प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम जो है बनाए जाएंगे, वो भी छूटे हुए 7-8 में तो हैं ही, उसके अतिरिक्त जो 4-5 बचे हैं जहाँ भी प्रस्तावित है, हर जनपद में एक बनाएंगे पहले हम लोग। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, किसी भी हमारे वरिष्ठ नागरिक को हम कहीं भी जो है ऐसे किसी भी कीमत पर जो है नहीं छोड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां इस सोच के लिए। और अब प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है और कह दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। दिव्यांगजन हैं श्री राजेश कुमार, जनपद देहरादून से। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं देहरादून से हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने दिव्यांगता के क्षेत्र में जितना कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा प्रश्न है कि जैसे कक्षा 1 से 8 तक जो क्या कहते हैं SC/ST के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो छात्रवृत्ति मिलती है वो उसमें जो है परिवार की आय निर्धारित नहीं है, लेकिन वहीं पे जो क्या कहते हैं दिव्यांग बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले, उनके परिवार की आय निर्धारित की गई है छात्रवृत्ति के लिए 24,000 रुपये। क्या आप इसको समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल शिक्षा का अधिकार सभी का है, और उसमें विशेष रूप से तो दिव्यांग हो गए हैं। ये हमारा प्रथम हमारी प्राथमिकता होगी कि उनको शिक्षा मिले, अवश्य रूप से शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। तो इसके लिए जो आय सीमा है कक्षा 8 से लेकर 8वीं तक की छात्रवृत्ति में आय सीमा हटाने पर हम जल्दी ही जो है काम करेंगे, जल्दी इस प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे, और जिससे कि वो छात्र भी हमारे जो है जो शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हरिद्वार से हमारे बीच में हैं वृद्धजन श्री बाबूराम गौड़। सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। और हम दोनों पति पत्नी जो हैं, हमें ये पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिससे हमारा भरण पोषण खर्चा सही चल रहा है। देखिए, पहले जो ये पेंशन मिलती थी ये 3 महीने में एक बार मिलती थी, उससे हमें इंतज़ार करना पड़ता था, काफ़ी दिनों तक पैसा पास नहीं रहता था। अब ये आपकी सरकार ने इसको हर महीने कर दिया, जिससे बड़ी सुविधा हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है कि भारत सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक योजना चलाई है, वयोश्री योजना। तो इसमें वृद्धजनों के लिए उपकरण की सुविधा है देने का, वो जो देने के लिए है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप अपने राज्य के हर जनपद में शिविर लगा करके और ये सहायता दे सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया वयोश्री योजना के बारे में। और ये भारत सरकार द्वारा जो BPL परिवारों से संबंधित है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये अधिकतम आय वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इस वयोश्री योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत विभिन्न जो सहायक उपकरण दिए जाने का प्रावधान है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विकलांग को दिव्यांग शब्द दिया, जिनके समय में उन्होंने दिव्यांग
जैसे इस एक ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे एक अलग प्रकार का एक नाम हमारे कानों में गूंजता है और अलग अनुभूति होती है दिव्यांग कहने से हमारे जब जब मुंह से निकलता है। और उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और वो इसी मंत्र पर कार्य करते हैं। और ऐसे में आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम राज्य के प्रत्येक जनपदों में, समस्त विकास खंडों में आने वाले समय में भारत सरकार से समन्वय करके इस राष्ट्रीय जो वयोश्री योजना है, इसके अंतर्गत शिविर आयोजित करेंगे। और जो भी इसके लिए जो भी लाभार्थी जिनको होना है, उन सभी को इस योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। समाज कल्याण विभाग हमारा और मैं कहूँ कि और प्रभावशीलता से और महत्वपूर्ण दृष्टि से इस पर काम करेगा, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे जो जरूरतमंद हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां कम है वहां हम हैं, ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का। एक बार जोरदार तालियां इस सराहनीय पहल के लिए। लगभग 13वीं ये सीरीज है और लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये अंतिम प्रश्न था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान गणेश जी से मेरा निवेदन रहेगा कि अब अपना अध्यक्षीय संबोधन आप लोगों तक रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां माननीय कैबिनेट मंत्री जी। भारत माता की। आज मुख्य सेवक सदन में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन जन के नेता, जिन्होंने अपने लगभग 4 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और विधायक राजपुर श्री खजानदास जी, मेरी गुरु माता श्रीमती सविता कपूर जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद शांति मेहरा जी, नवीन वर्मा जी, हमारे सचिव श्री बाबू अदांकी जी, धर्म सत्तू जी, हमारी मसूरी की चेयरमैन मीरा सकलानी जी, यहाँ पर उपस्थित वृद्धजन व दिव्यांगजन भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उससे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। पहले प्रकृति के द्वारा सताए गए इन लोगों को विकलांग कहा जाता था। दिव्यांग जैसा सम्मानजनक शब्द अगर दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अभी आपने देखा होगा दिलीप सिंह मेहरा जो इतनी दूर से आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने पहचान लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि शायद प्रदेश के एक एक दिव्यांग जन से आपका परिचय होगा, क्योंकि आपका जब जन्मदिन होता है, सुबह पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले तो अगर आप जाते हैं तो अगर आपने देखा होगा राजपुर रोड पर हमारे दृष्टिहीनों का एक इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले आप वहां पर जाते हैं। ये सोच का प्रतीक है कि इस समाज के इस वर्ग के प्रति जिन्हें प्रकृति द्वारा इनके साथ अन्याय हुआ है, मुख्यमंत्री जी उनके साथ में खड़े हैं।
मैं तो आपका और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने यहाँ पर आया हूँ, और लेकिन मेरे अंदर थोड़ी सी कमियां हैं, और हर बार मैं कुछ चीज़ें होता हूँ। हालांकि कुछ बातों का समाधान तो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। जो बात मैं उठाना चाह रहा था, वो जो दिव्यांग जन के साथ विवाह करने पर पुरस्कार राशि 50,000 कर दी मुख्यमंत्री जी ने, मैं उसकी मांग करने वाला था। एक समस्या और थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी मैं जब यहाँ पर आने से पहले मैं कहाँ गया, यहाँ बैठा था हम सत्तू जी के पास, और जब दिखा रहे थे, आपने देखा होगा इनके नंबर बहुत कम है। जो 1200 और 1500 जो पेंशन है, राज्य के वित्तीय संसाधनों का अध्ययन करने के बाद अगर इनको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के समय में 1200-1500 रुपया कुछ नहीं होता है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो देखने में आता है वास्तव में अभी तो आप 50 तक भी नहीं पहुंचे मेरे ख्याल से, और मैं 68 पे पहुंच गया हूं। और निश्चित ही इसके बाद 50 साल के बाद, देखिए आप, ये साइंस भी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप बाहर से कितना बाल काले कर लें, बढ़िया ड्रेस पहन लें, अब सोच रहे कि मंत्री जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, अब मैंने फौजी आदमी तो कुछ सीधी बात करता हूं, किसी को अच्छी लगे, किसी को खराब लगे, तो 50 साल के बाद धीरे धीरे जो आदमी की शक्ति होती है वो क्षीण होती जाती है। नहीं, मेरी नहीं हुई तो छोड़ो ना, एक जनरल बात कर रहा हूं। और देखने में ये आता है कि हमारे ये वृद्धजन अगर बसों में जाते हैं तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वृद्धजनों के लिए सीट हो। हमारे ये वृद्धजन अगर डीएम कार्यालय में किसी काम के लिए जाते हैं तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि पहले सबको लाइन को हटाकर, सबसे पहले कोई 60 साल के उम्र का व्यक्ति आया, वृद्धजन आया, उसके बाल सफेद हैं तो उसको पहले सुना जाए। किसी थाने में अगर ये व्यक्ति जाते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। कई बार मैं कहीं जाता हूं, मुझे दिखाई देता तो मैं अधिकारी को डांटता भी हूं, अरे भाई कम से कम उम्र का तो ख्याल करो। तो इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और मित्रों मैं आपको ये बताते हुए कि आज हमारी सरकार, मैं बोलूंगा तो फिर विषय लंबा हो जाएगा और 1:30 बजे तक कार्यक्रम खत्म होना था, मैंने भी एक कार्यक्रम में जाना है और मुख्यमंत्री जी ने भी आगे जाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मैं कल शाम को देख रहा था, जितना काम धामी सरकार में दिव्यांगजनों के लिए हुआ है इस और समाज कल्याण हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत हो तो टोक देना मुझे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति सेवा करता है, कोई व्यक्ति आपके बीच में रहता है, अभी मैं देख रहा था जब उन्होंने वो दिलीप जी को बुलाया, तो इस बात का, मैंने कहा ना, इस बात का प्रतीक है कि आज समाज के हर व्यक्ति से, हर वर्ग से कितना सीधा लगाव आपका है। क्योंकि मैं आपके चुनाव में भी रहा हूं और जिस जिले से आप बड़े करते वहां का प्रभारी हूं, और जब मैं वहां जाता हूं तो वहां आपके बारे में जब लोगों की राय सुनता हूं तो मुझे पता लगता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप समाज का विवर्ग है कि अगर आप इस वास्तविकता को आगे तक लेकर जाएंगे, जो सरकार का वातावरण आज खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी 2027 आने वाला है, हम जनता के बीच जाने वाले हैं, और आपके मुंह से निकले हुए शब्द, अब आप 60 साल के हैं, कोई 65 साल के हैं, तो आपके नाते पोते युवा होंगे, आप उनको बताएंगे कि धामी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे दिव्यांग बताएंगे, तो निश्चित एक बार फिर, क्योंकि आज समाज का हर वर्ग चाहता है कि फिर आपके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, इसी प्रकार सेवा के कार्य होते रहे। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।
मैं थके अभी पैर न भी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है और ये सफर जारी रख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और लगातार उत्तराखंड को विकास के सोपानों पर पहुंचा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। एक बार पुनः निवेदन रहेगा कि आपके प्रश्न हो तो विभाग के माध्यम से आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। एक बार जोरदार तालियां मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या पांडित वरिष्ठ नागरिक संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनको आप लोगों ने सुना और उन्होंने आज अपनी आयु भी बताई आप सबको। वो जो है आप सबके साथ ही वरिष्ठ नागरिक भी हैं, तो इसलिए जिस प्रकार से उन्होंने देखे आप सबसे अपने को जोड़ा और जैसा संवाद किया, सच में उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारियां भी और अपनी जिम्मेदारी भी और आपकी जिम्मेदारी से भी जो है अवगत कराया कि समाज में आप सबको कैसे संदेश देना है, कैसे भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना है। ऐसे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, मेयर देहरादून, अभी आप सबके आशीर्वाद से ये भी 1,05,000 वोटों से देहरादून के इतिहास में ये मेयर निर्वाचित हुए। बैठो, खड़े हो जाओ, सबका हाथ जोड़ दो। सौरभ थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ कल्याण नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय शांति मेहरा जी, आदरणीय नवीन वर्मा जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक और जो हमारे सभी कार्यक्रमों में बहुत शिद्दत से और हर जगह पर भी अपनी उपस्थिति उनकी रहती है। सीनियर सिटीजन और सच में जब मैं आपसे मिलता हूं तो एक शांति और एक चेहरे पर जिस प्रकार का उनका सरलता रहती है, सच में मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। और आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे इस विभाग के सचिव और जिन्होंने बहुत तेजी से विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया है, श्रीधर बाबू अदांकी जी, हमारी नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी जी, हमारे पंत जी, पांडे जी, दिलीप दा, हमारे सभी आए हुए सभी समाज कल्याण विभाग के हमारे अधिकारीगण, टोलिया जी, सत्तू जी, अपने प्रकाश जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए, दूर दूर से उत्तराखंड के कोने कोने से पधारे हमारे सभी दिव्यांगजन, सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक, कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में मुख्य सेवक सदन में पधारने पर आप सभी का आज मैं यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस संवाद कार्यक्रम में मुझे मातृ पितृ तुल्य हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों का, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वहीं साथ साथ हमारे दिव्यांग जन भाई बहनों का स्नेह भी इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। जब गणेश जोशी जी अभी आप सबके बीच में बात कर रहे थे तो आप सब ने जितनी तेज तालियां बजाई,
सच में बात तो गणेश जोशी जी कर रहे थे, लेकिन मैं आपकी तालियों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, आपके आशीर्वाद से। ये आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह ही है कि आज मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने के लिए आपका स्नेह, आपकी ऊर्जा जो आपसे मिलती है, वो निरंतर मुझे काम करने के लिए हमेशा शक्ति देती है, प्रेरणा देती है। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज हम जहां एक और दिव्यांगजन विवाह अनुदान योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सॉफ्टवेयर भी आज हम बना रहे हैं, यहाँ पर उसका भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। वहीं वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, किसान सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन का भी 1 किलो के माध्यम से आज भुगतान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम के संवाद का मुख्य हेतु मेरा यही मंतव्य था कि मैं आपकी समस्याओं को, आपकी आवश्यकताओं को सीधे जानूं, आपकी चुनौतियों को कुछ हल कर पाऊं, कुछ उसमें समाधान निकाल पाऊं और सीधे जान सकूं, जिससे कि आपके समाधान के लिए और ठोस एवं प्रभावी कदम हम यहाँ से उठा सकें। क्योंकि हम नीतियाँ और योजनाएं तो बना सकते हैं, अनेक नीतियाँ सरकार में बनती हैं, अनेक कार्यक्रम बनते हैं, परंतु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वो जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से पहुंचे और उसके लाभार्थी जिनके लिए वो योजना बनाई गई है वो ये महसूस करें कि वास्तव में सरकार ने उनकी जिंदगी को आसान और बेहतरीन, सरल बनाने के लिए कार्य किया है। मेरा मानना है कि किसी भी योजना की सफलता का आकलन केवल कागजों पर अंकित आंकड़ों से नहीं, बल्कि आपके जीवन की खुशहाली, आपके चेहरों की मुस्कान से होना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही सबसे पहले विकलांग की जगह दिव्यांगजन शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसंचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान, ADIP योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना तथा दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार भी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 96,000 से अधिक दिव्यांगजनों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नियमित पेंशन प्रदान की जा रही है। जहां एक और वर्ष 18 से अधिक आयु के 86,000 से अधिक दिव्यांगजनों को 1,500 रुपए की पेंशन हम प्रदान कर रहे हैं। वहीं 18 वर्ष से कम आयु के 8,000 से अधिक दिव्यांग बच्चों के भरण पोषण एवं देखभाल के लिए प्रतिमाह 700 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रोतोली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,200 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन योजना के माध्यम से प्रतिमाह 1,200 रुपए की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की सहायता हेतु एक और जहां कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर जैसी सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 7,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं, जहां उनके लिए ब्रेल पुस्तकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी
सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न शासकीय भवनों सहित सभी महत्वपूर्ण स्थलों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्हें परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती दरों पर यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, हम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अभी तक 25,000 रुपये और आज आप सब लोगों की जो आप लोगों ने मेरे समक्ष बात रखी है उसको हम 50,000 रुपये भी करने जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस योजना से जुड़े एक सॉफ्टवेयर का भी लोकार्पण किया जाएगा, जिससे इस योजना का लाभ पारदर्शिता और सरलता के साथ जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं उनको मिल सकेगा। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि कल ही देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जहां दिव्यांगजनों को, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को ईयरली इंटरवेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यासा केंद्र में कृत्रिम अंग और अन्य उपकरण भी दिव्यांगजनों को उपलब्ध करवाए जाने का प्रबंध किया गया है। इन्हीं केंद्रों में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को भी सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी सरकार आने वाले समय में ऐसे दिव्यासा केंद्र राज्य के अन्य समस्त जनपदों में खोलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने राज्य में 1,02,000 से अधिक दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सरल और सुगम तरीके से प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर उन दक्ष एवं प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं जब भी उस समारोह में सम्मिलित होता हूं, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, तो मुझे ऐसी कई प्रेरणादायी शक्तियों से मिलने का सौभाग्य भी उस समारोह में मिलता है। वास्तव में उन सब से मिलकर ऐसा अनुभव होता है कि यदि इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर हो, इच्छा शक्ति यदि अटल हो, तो कोई भी चुनौती सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। हमने वृद्ध दंपतियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पहले आप सबको पता होगा कि मेरे से पहले के समय में ये जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो परिवार में एक ही बुजुर्ग को मिलती थी, या तो पत्नी को मिलेगी या पति को मिलेगी, और कई बार इस पेंशन के कारण उन बुजुर्ग दंपतियों में आपस में झगड़ा भी हो जाता था कि मुझे मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही, तुम्हें मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। भाइयों बहनों, हमने इस झगड़े को भी समाप्त करने का काम किया। और दोनों ही दंपतियों के लिए इस पेंशन का प्रावधान किया। आज इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की सीधे राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। अभी हमारे चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में जनपद में ये आश्रम हमारे संचालित हो रहे हैं। उधम सिंह नगर में वृद्धाश्रम, मॉडल वृद्धाश्रम भारत सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। देहरादून में रायवाला में ये आश्रम भवन बनकर तैयार हो गया है। अन्य जनपदों में भी ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है और हमारा ये प्रयास रहेगा। आज मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, और केवल बनाएंगे ही नहीं, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको संचालित भी करवाएंगे। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त इन वृद्धाश्रमों में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और
भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयोवृद्ध अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी निःशुल्क रूप से दी जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के हेतु राज्य में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम भी लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को अब कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग भी कर सकें। मैं आप सभी वरिष्ठ जनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा कभी आपके सम्मान, आपकी सुरक्षा और सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा और आपके लिए हमेशा तत्पर और हमेशा खड़ा रहेगा। आज मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो कमजोर वर्गों को वित्तीय एवं सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए जो काम किया गया है, इस श्रेणी में वृद्धजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को जो प्रमुख रूप से आते हैं, उसके लिए जो 4,000 रुपए की अधिकतम मासिक आय वाले वृद्धजनों की ओर से सरकार की ओर से 1,500 रुपए की प्रतिमाह दर से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 906 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें सरकार के द्वारा खर्च की गई है और जिसमें इसी प्रकार 2023-24 में ये राशि 881 करोड़ रुपए और 2024-25 में ये राशि बढ़कर 1,019 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया था। भाइयों बहनों, मैं कोई राजनीतिक बात आज के अवसर पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप सब लोग हमारे दिव्यांग और हमारे सभी वरिष्ठ जो हमारे मैं कहूं कि वरिष्ठों की श्रेणी में आते हैं, हमारे ऐसी श्रेणी में आते हैं कि जो नाती पोते और तमाम प्रकार के जो ये संसारिक चीजें होती हैं, वो सब संसारिक चीजों में आप उन सबसे ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि आपको ये सब देखने का अवसर मिला है भगवान की कृपा से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और हम हैं जो हर एक बुजुर्ग को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और वहीं कुछ विपक्षी दल हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता को अमर्यादित भाषा करते हैं, उनको गालियां देते हैं और ऐसे मंचों पर जहां दो पार्टियों के साहबजादे भी वहां पर होते हैं, दो साहबजादे वहां पर, और एक किस प्रकार का संस्कार है ये केवल मैं इतना ही कह रहा हूं, उसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों से मैं ये आग्रह करता हूं कि आपको कभी भी प्रधानमंत्री जी की गोकुलवासी माता को गाली देने वाले पार्टी के लोग मिले तो उनसे आप ये जरूर पूछना कि उन्हें इस बात पर कोई शर्म आती है, कोई शर्मिंदगी है, कोई आपको पश्चाताप है कि आपकी पार्टी के साहबजादे के उपस्थित होने पर प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गाली दी गई, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर सादगी से काम किया, सरलता से काम किया, अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर वो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर एक गरीब व्यक्ति के लिए, हर एक जरूरतमंद के लिए काम कर रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं और जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण और एक एक पल भारत मां को समर्पित किया है, हर एक देशवासी को समर्पित किया है। तो भाइयों बहनों, उन्हें कोई शर्मिंदगी है या नहीं है, वो अपने आकाओं के आगे सही और गलत का भी उन्हें पता नहीं चलता है। इसलिए मैं आज के अवसर पर
आप सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार इसी प्रकार आपके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में अभी श्रीधर बाबू अदांकी यहां से कह रहे थे कि मिशन है नो ऑप्शन, यानी कि मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसी प्रकार से संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। इस विकल्प रहित संकल्प के साथ हम निरंतर कार्य करती रहेगी। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं और आज ये घोषणा करता हूं कि दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की जाएगी और दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के दिव्यांग छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु अब कोई आय सीमा नहीं होगी, उसको आय सीमा को समाप्त किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का यहां आने के लिए पुनः हृदय तल से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शादी अनुदान एवं मासिक पेंशन 1 क्लिक योजना का लोकार्पण हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और लोकार्पित हो गई है 1 क्लिक योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरगामी सोच और इसे फलीभूत कर रहे हैं इस उत्तराखंड में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा निदेशक महोदय से सबके आभार प्रकट के लिए अपना संबोधन आपके बीच में रखेंगे।